तो आज हम यहाँ पर पूर्वोन्मुखी नीति को लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना है जो आपको, ताकि यहाँ पर आपके पूर्वोन्मुखी नीति से रिलेटेड यदि आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। लुक ईस्ट पॉलिसी या पूर्वोन्मुखी नीति, इसको पढ़ने के कुछ अपने आयाम हैं। क्या क्या आयाम है? सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इसका तात्पर्य क्या है। उसके बाद पूर्वोन्मुखी जो नीति है वो डेवलप कैसे हुई, उसके उद्भव की परिस्थितियां क्या थी। थर्ड पॉइंट पे जाना है, जहां पे देखना है कि विदेश नीति का हिस्सा किस रूप में थी, इसके अपने आर्थिक और सामरिक आयाम क्या थे, और उसके बाद परिस्थितियां और समय बदलने के साथ ये किस तरीके से लुक ईस्ट पॉलिसी से एक्ट ईस्ट पॉलिसी की ओर परिवर्तित हो जाती है और उसके अपने क्या आयाम वहां पर देखने को मिलते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैं क्रमबद्ध तरीके से आपको समझाऊंगा। आपको इसको ध्यान से सुनना है। जो नोट डाउन करना है तो अपना नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग फिर अपने क्वेश्चन को दोबारा भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक प्रोफार्मा बता दूंगा कि आपको ये टॉपिक पढ़ने के बाद उस क्वेश्चन का आंसर का फॉर्मेट क्या होना चाहिए था। लेकिन चलिए सबसे पहले समझते हैं पूर्वोन्मुखी नीति। पूर्वोन्मुखी जिसका मतलब क्या होता है? पूर्व की ओर उन्मुख, अर्थात भारत। अब इसके लिए आपको पहले सबसे पहले भूगोल की नॉलेज होनी चाहिए। भारत यहाँ पर अगर हम देखें तो कहा जाता है दक्षिण एशिया कंट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर दक्षिण एशिया में आता है, और दक्षिण एशिया का मतलब हुआ कोई भी जो देश है तो वहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर स्थित है। उसके बाद उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम संदर्भ में अगर पूछा जाए तो भारत पूर्वोन्मुखी देश के रूप में देखा जाता है, पूर्व की ओर स्थित है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत के पूर्व में कौन से देश आएंगे? ठीक है, भारत के पूर्व की ओर जो देश आते हैं, भारत की जो विदेश नीति, भारत का जो हिस्सा था, जो भारत की ये जो पॉलिसी थी, उसका तात्पर्य ये था कि भारत अपने पूर्व की ओर स्थित भौगोलिक देशों को और कुछ पॉलिसीज लेकर काम करे, उनके साथ कुछ बेहतर संबंधों को प्रगाढ़ करने की कोशिश करे, उनके साथ आर्थिक, सामरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना था, जिसको उन्होंने नाम दिया पूर्वोन्मुखी नीति। क्या नाम दिया? पूर्व की ओर देखना था। इसका मतलब क्या था कि पूर्व की ओर देखो नहीं था। पूर्व की ओर देखो क्या मतलब था कि आपके पूर्वी तरफ, भौगोलिक तौर पर पूर्व की ओर, अर्थात जिस तरफ से सूर्य का उदय होता है उस तरफ स्थित देशों के साथ अपने संबंधों को हमें विकसित करना था। तो ऐसा क्यों था? भारत ने ये स्थितियां और पूर्वोन्मुखी जो नीति थी वो अचानक से वो इसको लेकर क्यों आते हैं, इस पर काम करना क्यों शुरू करते हैं? तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्थितियां क्या थीं, डेवलपमेंट कब हुई। तो पूर्वोन्मुखी जो नीति थी ये कब आई? 1990, 91 के 92 के दशक के दौरान। 1991-92 का जो समय था वो भारतीय संदर्भ से बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। भारत की तरफ अगर हम देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ वहाँ पर अर्थव्यवस्था में भी काफ़ी परिवर्तन आता है, राजनीतिक संदर्भों में काफ़ी परिवर्तन आता है, और साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी काफ़ी बड़े परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और इसके कारण कई सारे कारण एक साथ उत्पन्न हो जाते हैं। क्या क्या कारण थे? पहला, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। यूएसएसआर के विघटन के कारण जो दो ध्रुवीय विश्व अर्थव्यवस्था थी, जो विश्व व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं बदल कर हो जाती है एक ध्रुवीय अर्थव्यवस्था, जहां पर शक्ति के दो केंद्र थे। एक आपका यूएसएसआर था, दूसरा आपका यूएसए था। जहां यूएसएसआर आपका समाजवादी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था का द्योतक था, वहीं आपका यूएसए जो था वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु था। भारत भी अगर हम देखें, जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो कहीं ना कहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ ज़्यादा झुकी हुई प्रतीत होती है, और इसी कारण भारत और यूएसएसआर के जो संबंध थे वो ज़्यादा बेहतर थे। भारत और रशिया के मध्य जो होता है 1971 में एक मैत्री संधि भी हुई थी, जब वहाँ पर पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका भारत के विरुद्ध थे, और इसके कारण कहीं ना कहीं भारत और रूस के यूएसएसआर के मध्य एक बेहतर संबंध वहाँ पर देखे गए। लेकिन भारत के लिए समस्या तब खड़ी हो गई जब यूएसएसआर का 90s के दशक में जाकर विघटन हो जाता है। तो इसके कारण वैश्विक स्तर पर एक क्या होता है, एक तो कह सकते हैं विक्षोभ, एक खालीपन की स्थिति होती है, और साथ ही साथ जो व्यवस्था थी वो एक ध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। दूसरा था चीन का उभार होना। इसी समय चीन ने अपनी जो पॉलिसीज लेकर आई थी, चीन ने एक पॉलिसी लेकर आई थी जिसे वो बोलता है शांतिपूर्ण उदय का सिद्धांत। और शांतिपूर्ण उदय के इस सिद्धांत के संदर्भ में उसने सभी देशों के साथ, अपने पड़ोसी देशों के साथ, विश्व की महाशक्तियों के साथ, विकासशील देशों के साथ, वहां पर उसने संबंधों को शांतिपूर्ण समझौते के माध्यम से
बातचीत के माध्यम से, व्यापारिक संबंधों के माध्यम से उसने शांतिपूर्ण उदय के सिद्धांत को लेकर आगे बढ़ता है, जिसके कारण चीन जो होता है तेजी से डेवलप होना शुरू होता है। भारत और चीन के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं रहे थे और इस कारण से भी भारत को कहीं ना कहीं यूएसएसआर के विघटन से और चीन के उभार से एक नई अलग तरीके के एशिया में शक्ति संतुलन की स्थितियां उत्पन्न होने लगी, जो भारत ऑलरेडी पाकिस्तान से परेशान था और चाइना के उभार से भारत के लिए एक समस्या उत्पन्न होती है। तीसरा कारण एलपीजी सुधार। भारतीय अर्थव्यवस्था 1990 के दशक में दिवालिया होने के कगार पर थी। वहाँ पर अगर हम देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की प्रॉब्लम थी और उसके कारण भारत ने आईएमएफ से ऋण लेकर आता है। उस ऋण के माध्यम से वो कहीं ना कहीं एलपीजी सुधार लागू किए जाते हैं, जिसके माध्यम से उदारीकरण है, निजीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया लेकर आई जाती है। उदारीकरण के तहत अपनी अर्थव्यवस्था को, उन्हें नीतियों को सरल बनाना था। निजीकरण के तहत वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो एक सरकार का प्रभुत्व था हर क्षेत्र में, वहाँ पर अपनी प्रभुता को सीमित करना था और निजी क्षेत्रों को बढ़ावा देना था। और वैश्वीकरण के माध्यम से वहां पर अपनी अर्थव्यवस्था को खोलना था विश्व के अलग अलग देशों के लिए, ताकि वो आकर यहां पर निवेश कर सकें और अपने लिए, अपने उद्योगों के लिए एक बाजार को वहां पर प्राप्त कर सकें। तो इस तरीके से एलपीजी रिफॉर्म्स भारत को एक नई व्यवस्था के तौर पर, एक नई अर्थव्यवस्था के तौर पर, जो खुली अर्थव्यवस्था के तौर पर उसे विकसित करने का मार्ग प्रशस्त करती है। लेकिन इसके साथ साथ उसे अपने ही लोगों के, अपने उद्योगों को वहां पर जो कार्य कर रहे थे उनके संरक्षण का भी काम करना था, लेकिन पैसे की कमी थी और साथ साथ उसके जो संबंध थे वो भी कमजोर हुए थे। तो आर्थिक और सामरिक दोनों स्तरों पर अगर भारत को हम देखें तो 1990 के दशक में जाकर वो कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि सामरिक तौर पर यूएसएसआर का विघटन हो जाता है, चीन का उभार हो जाता है और भारत दिवालियापन होने की स्थिति पर होता है। और इसी के साथ आर्थिक और राजनीतिक स्तर के नई समीकरण देखने को मिलते हैं और ये जो सारे समीकरण बनते हैं उसी के कारण भारत को कुछ नया करने का मन हुआ। भारत को कुछ नई चीजें अप्लाई करने को वहां पर जरूरी था और भारत ने उसके लिए लेकर आया। तो वहां पर क्या लेकर आए वो? पूर्वोन्मुखी नीति, कि अब हमें यहां पर पूर्व के देशों की ओर देखना था। इसका एक बड़ा कारण और भी था, क्योंकि पूर्व के जो देश थे, अगर हम 1990 के 2000 के दशक को देखें तो वहां पर एशियन टाइगर्स का नाम आता है। एशियन टाइगर जो आपकी, हम अगर देखें जो आसियान कंट्रीज थी उनके संदर्भ में बोला जाता है कि वो बहुत तेजी से ग्रोथ होने वाली अर्थव्यवस्था थी। वो बहुत तेजी से तकनीकी आधार पर, निवेश के आधार पर, पर्यटन के आधार पर और वहां पर वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर, उत्पादन के आधार पर वो बहुत तेजी से विकसित होती हैं और भारत के लिए एक बहुत बड़े एग्जाम्पल थे। इसलिए भी कहीं ना कहीं ये इतने सारे कारण एक साथ डेवलप हो गए कि भारत को अपनी विदेश नीति में एक नई पॉलिसी को जनरेट करना पड़ा, जिसे उन्होंने कहा पूर्वोन्मुखी नीति। तो ये तो समझ में आ गया पूर्वोन्मुखी नीति क्या थी और इसके उद्भव के क्या कारण थे। अब जब पूर्वोन्मुखी नीति आ गई तो अब इस यहाँ पे आता है दूसरा जो क्वेश्चन कि ठीक है, ये आ तो गई, विदेश नीति का हिस्सा भी बन जाती है, जिसके अपने कारण थे, लेकिन इस नीति के अपने क्या पहलू थे? इस नीति के दो पहलू थे, एक था आर्थिक पहलू और दूसरा था सामरिक पहलू। लेकिन देखा जाए तो ज़्यादातर जो पहलू था वो भारत उस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं था अपने सामरिक उद्देश्यों के संदर्भ में, क्योंकि भारत जो ज़्यादा कमज़ोर हुआ था वो अपने आर्थिक पहलू पर। हमने क्या कहा? एलपीजी सुधार, भारत दिवालियापन होने की स्थिति में था और इसीलिए ये जो पॉलिसी थी, लुक ईस्ट पॉलिसी जो थी, ये मूलतः ज़्यादातर अगर हम देखें तो यहाँ पर आर्थिक परिदृश्य से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। जैसे आइए देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें अपने आर्थिक आयामों की अगर आप यहाँ पर चर्चा करते हैं तो सबसे पहले आर्थिक आयामों के क्या पॉइंट हो सकते हैं? पहली चीज़, भारत यहाँ पर दिवालियापन होने की स्थिति में, जैसे मैंने कहा था, आईएमएफ का सुधार हुआ था, आईएमएफ किससे ऋण लेकर आया था, तो वहाँ पर क्या हुआ कि उसने सबसे पहले क्या किया? एलपीजी सुधार के पश्चात उसे नए बाजारों की आवश्यकता थी। नए बाजार किस तरीके के? ऐसे बाजार जो उसकी अर्थव्यवस्था में निवेश भी कर सकें और साथ साथ वहां पर नए उत्पादों को भारत दूसरे मार्केट में उसे सेल भी कर सके। तो यहाँ पर आयात और निर्यात दोनों ही स्थितियों को प्राप्त करने के संदर्भ में, निवेशिक अवसरों को वृद्धि करने के संदर्भ में भारत को यहाँ पर कुछ नए बाजारों की आवश्यकता पड़ी एलपीजी सुधार के पश्चात। तो वो कहाँ से मिलने थे? उसके लिए भी वो किसकी ओर देखता है? एलपीजी सुधार के पश्चात वो पूर्वमुखी देशों की ओर देखता है, जिसमें आसियान कंट्री एक संगठन के रूप में एक बड़ी अर्थव्यवस्था थी। इसके अतिरिक्त जापान था, दक्षिण कोरिया था, आपके साथ साथ इसके ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश थे, प्लस ओशिनियन जो कंट्रीज थे, तो काफ़ी सारे यहाँ पर पूर्वी देश इसके अंतर्गत देख रहे हैं। दूसरा, पूर्वी देशों के पास क्या था? तकनीकी रूप से उन्नत होने के कारण भारत कहीं ना कहीं इनकी ओर ज़्यादा वहाँ पर
आगे जैसे मैंने कहा एशियन टाइगर्स के नाम से जाते थे, ज़्यादा बेहतर उत्पादन हो रहा था, सस्ते माल होते थे और उसके कारण वो तेज़ी से वहाँ पर ग्रोथ भी हो रहे थे। निवेशक अवसर बढ़िया थे, श्रम के जो रूल्स जो थे वो वहाँ पर सस्ते थे और इन सारी चीज़ों के कारण वो तकनीकी तौर पर भी सक्षम होते गए। तो कहीं ना कहीं जब आपका पड़ोसी, आपके आसपास के लोग विकसित होना प्रारंभ करते हैं तो आपका एक सुगबुगाहट सी होती है कि ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो तेज़ी से विकसित हो गए। तो एक कहीं ना कहीं तकनीकी स्तर पर उन सारी चीज़ों को लेकर प्रभावित हुआ भारत और वहाँ पर उनके साथ एक बेहतर संबंधों को, जिसमें तकनीकी स्थानांतरण हो, उत्पादन की तकनीकियों को जानकारी हासिल करने, उन सारी चीज़ों को लेकर एक चर्चा का भी विषय रहा। तीसरा, आसियान जैसे बड़े आर्थिक संगठन जो कि बाजार दृष्टिकोण से भारत के लिए महत्वपूर्ण बनते हैं। बाजार दृष्टिकोण से क्यों? क्योंकि मैंने कहा आसियान जो होता है 10 देशों का समूह था और वो जो देश थे वो आपस में बड़ी एक ग्रुप के रूप में एक बड़ी अच्छे खासे मार्केट को क्रिएट करते हैं। तो भारत यदि अपनी आवश्यकताओं के एक बाजार को यदि उसे चाहिए था तो वो आसियान कंट्री उसे उपलब्ध करा रहे थे। तो वहाँ पर अपने उत्पादों को निर्यात करने के लिए भी वहाँ पर उसे आसियान जैसे बड़े संगठन की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त अपनी ऊर्जा आवश्यकताएं, जैसे मैंने कहा खाड़ी युद्ध होता है, भारत दिवालियापन क्यों हो जाता है, इसके पीछे का भी कारण था खाड़ी युद्ध। 1988 इत्यादि के जो दशक थे वो उस का समय था, खाड़ी युद्ध होने के कारण वहाँ ईरान, सऊदी अरब, बाकी अन्य देशों के साथ, तो भारत को वहाँ पर तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और इसके कारण भारत जो होती है दिवालियापन की स्थिति में भी चला जाता है। तो भारत उससे भी सबक लेता है। पश्चिमी स्थितियों की अस्थिरता, राजनीतिक अस्थिरता और वहाँ पर युद्ध होने की स्थिति के कारण भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को नए स्वरूप देना चाहता था और इसके लिए वो अन्य देशों के साथ अपने संबंधों को वहाँ पर भी विकसित करना चाहता था। तो ऊर्जा आवश्यकताओं की मांग और आपूर्ति में विविधीकरण के लिए भी कहीं ना कहीं उसने पूर्वी देशों की ओर देखा, नए तेल संसाधनों की खोज को लेकर वहाँ पर प्राथमिकता दी, जिसमें रशिया जैसे कंट्री हैं, ऑस्ट्रेलिया है, आपके साथ ही एशियन कंट्री में कुछ जगहों पर ये पाए गए। तो वहाँ पर उन्होंने किस तरीके से इनके साथ व्यापार करना था, प्रशांत महासागर के माध्यम से अमेरिका जैसे देशों के साथ भी वो अपने संबंधों को विकसित कर सकता था। कुछ नए देशों के साथ जिनके साथ भारत के संबंध तब अच्छे नहीं थे, जैसे कि जापान हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गए, ये दो देश थे वो कहीं ना कहीं आपस में एक गुट का स्वरूप था। यूएसएसआर के साथ भारत के संबंधों के कारण ये भारत के साथ उतने अच्छे संबंध वहाँ पर इनके बनते हुए दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन यूएसएसआर के विघटन के बाद भारत ने अपने कह सकते हैं द्विपक्षीय संबंधों को वहाँ पर विस्तार देने की बात की और उसने एशियन कंट्रीज में खासकर जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देशों को वहां पर एक प्रमुख देशों के तौर पर वहां पर बेहतर संबंधों को बनाने की वहां पर एक प्रारंभिक स्थितियों की ओर आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो उसका केंद्र बिंदु था वो आसियान देशों के साथ था। इसके साथ साथ अमेरिका के साथ भारत के संबंध कभी अच्छे नहीं थे और पूर्वोन्मुखी देशों के माध्यम से वो अमेरिका जैसे देशों के साथ भी एक बेहतर संबंधों को लेकर आगे बढ़ना चाह रहा था। और कहीं ना कहीं ऐसा अगर वो करता तो उसके जो संबंध थे अर्थव्यवस्था, एक विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ, एक वैविध्यपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के साथ वहाँ पर उसके संबंध बनते जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए ही अच्छे थे। इसके साथ साथ भारत का जो एक क्षेत्र था, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, जो एक तरीके से कटा रहता था, वहाँ पर जो पूर्वी देश थे उनके साथ कह सकते हैं सांस्कृतिक संबंध उत्तर पूर्वी देश स्थापित करता था, एक जुड़ाव रखता था, साथ ही व्यापारिक मार्गों को वहाँ पर जोड़ने का कार्य कर सकता था। जैसे म्यांमार जैसे देश हैं, बांग्लादेश है और म्यांमार से होते हुए फिर आपका लाओस, कंबोडिया से होते हुए आपके बाकी देशों के साथ एक आपका व्यापारिक मार्ग भी क्रिएट उत्तर पूर्वी राज्यों के माध्यम से किया जा सकता था। तो देखने का यदि पहलू देखें तो आर्थिक स्तर पर यहाँ पर आपको काफ़ी सारे पॉइंट ऐसे मिलते हैं जहाँ पर देखा जाए तो मूलतः ये फोकस जो था वो बहुत ज़्यादा आर्थिक था बजाय यहाँ पर इसके रणनीतिक अगर स्तरों पर देखें तो यहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं थी। हाँ, प्रयास जरूर किए गए, ऐसा नहीं कि प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि क्वेश्चन भी ये पूछता है कि क्या किया गया, तो वहाँ पे प्रयास किए गए। लेकिन अगर हम बात करें कि कितने एक्टिव थे और आर्थिक दृष्टिकोण से जितना एक्टिव था, क्या उतने दृष्टिकोण से सामरिक स्तर पर भी एक दृष्टिकोण से आपके एक्टिव थे तो नहीं थे। लेकिन फिर भी सामरिक आयामों के स्तर पर भारत यहाँ पर क्या क्या देखता है। अब पूर्वी जो देश हैं तो अगेन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, जब भी आप सामरिक आयामों को वहाँ पर पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ आती है कि आपका भौगोलिक क्षेत्र कैसा है। भारत को अगर हम देखें, जैसे मैंने पिछले भी टॉपिक बताया था कि भारत की स्थिति ऐसी है कि वो एक मार्ग प्रोवाइड कराता है जहाँ से अफ्रीका, यूरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिण एशिया, पूर्वी एशिया सभी देशों के साथ वहाँ पर आसानी से एक व्यापारिक मार्ग उपलब्ध कराता है। ऐसी स्थिति में चीन के उभार ने
आर्थिक तौर पर विकसित तो हो ही रहा था और साथ साथ वहां पर चीन का उभार हिंद महासागर और दक्षिणी चीन सागर पर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। तो इन स्थितियों को नियंत्रित करना भी उसके एक लक्ष्य के तौर पर उसने रखा कि किस तरीके से यहाँ पर चीन ऐसा ना हो कि एक अधिकार स्वरूप जमा ले और वहाँ पर उसके व्यापारिक स्थितियों में समस्याएं उत्पन्न हो। तो उसको एक संतुलन देने के लिए नए राजनीतिक समीकरणों को साधने हेतु, क्योंकि वहाँ पर यूएसएसआर के विघटन के कारण राजनीतिक स्तर पर जो एक विक्षोभ की स्थिति थी, जो एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक द्योतक बन गया था और अमेरिका आधारित विश्व अर्थव्यवस्था बन गई थी, ऐसी स्थिति में भारत भी अपने आप को कुछ नए अर्थव्यवस्थाओं और नए राजनीतिक समीकरणों के साथ जोड़ना चाहता था। और इसी के तहत एक चीज देखी जा सकती है कि उन्होंने आगे चलकर म्यांमार जैसे देशों के साथ, जो कि एक सैनिक प्रशासन थे, भारत ने कभी भी सैनिक प्रशासन को वहां पर तवज्जो नहीं दी थी। भारत हमेशा लोकतंत्र को वहां पर ज्यादा मान्यता देता था। लेकिन इस दौर में भारत ने कुछ ऐसे संबंध स्थापित किए जिसमें म्यांमार के देश के साथ जो जुंटा शासन था, सैनिक शासन था, उनके साथ भी वो संबंधों को स्थापित करने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त 2+2 वार्ता, नौसैनिक युद्धाभ्यास, रक्षा संबंधों को विकसित करने के लिए बातचीत प्रारंभ की जाती है। स्टार्टिंग वहां पर नहीं होती है, लेकिन हाँ, बातचीत यहाँ पर लुक ईस्ट के तहत प्रारंभ की जाती है और आगे चलकर वहां पर देखना जाता है ये भी चीजें विकसित होना शुरू होती हैं। समुद्री तस्करी, डकैती, आपदाओं को नियंत्रित करने के लिए भी यहाँ पर कार्य किया जा रहा था कि किसी भी जो व्यापारिक स्थितियां हैं, देखिए काम क्या है, समुद्री तस्करी को रोकना था, डकैती रोकना था। तो इन चीज़ों को लेकर वो ज़्यादा सामरिक स्तर पर काम कर रहा था कि जो व्यापारिक सामान एक स्थान से दूसरे स्थान आते जाते हैं, वहाँ पर लूटपाट की स्थितियाँ होती थी जिन्हें उन्हें नियंत्रित करना ज़रूरी था। और इसके साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी उन्होंने विकसित की, जैसे कि बिम्स्टेक और मेकांग गंगा जैसी परियोजनाओं को भी यहाँ पर रणनीतिक तौर पर विकसित किया, जिसमें से उन्होंने चीन को बाहर रखने की कोशिश की और उसके माध्यम से एक नई पृष्ठभूमि की स्थितियां विकसित की, एक नए रणनीतिक आयाम दिए और एक नए संगठनों के माध्यम से उसने पूर्वोन्मुखी नीति को एक नया आयाम दिया। तो सामरिक और आर्थिक आयामों में आपको ये सारे पॉइंट वहां पर लिख देने थे, कुछ नहीं करना था। आपका जो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन ने सिर्फ इतना ही पूछा था कि शीत युद्धोत्तर की स्थितियों को लेकर भारत की जो पूर्वोन्मुखी नीति थी उसके सामरिक और आर्थिक आयामों की चर्चा करनी थी, इतना ही उन्होंने पूछा था। तो वहाँ पर शीत युद्धोत्तर स्थितियाँ आपको यहाँ पर मैंने बता दी, पूर्वोन्मुखी नीति से आपको स्टार्ट करना था, उसको बताते हुए उद्भव के अपने कारण क्या थे उसकी चर्चा करनी थी और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर उसके सामरिक और आर्थिक आयामों की चर्चा कर देनी थी। आपका उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह क्वेश्चन आपको पूछे जाए। एट द लास्ट एक चीज और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आपने पढ़ा यहाँ पर लुक ईस्ट पॉलिसी, लेकिन इससे जुड़ा हुआ एक और पहलू है जिसको हम कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो लुक ईस्ट और एक्ट ईस्ट में डिफरेंस कितना है इसको भी समझ लीजिए। लुक ईस्ट पॉलिसी कैसी थी? लुक ईस्ट पॉलिसी अगर हम देखें तो मूलतः कैसी है, ज्यादा जो फोकस है वो किस पर है, मूलतः आर्थिक एकीकरण को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। किसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं? आर्थिक एकीकरण को ज्यादा प्राथमिकता यहां पर देते हुए दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण एशिया आधारित नीति है, कैसी है, दक्षिण एशियन देशों पर वो ज्यादा फोकस करते हैं, बजाय वहां पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था या कि पूर्वी एशिया को भी ध्यान में रखें, दक्षिण पूर्वी कंट्री को भी ध्यान में रखें। तो ऐसा नहीं है, वो मुख्यतः कहां पर है, दक्षिण एशियन कंट्री को वो ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जिसमें आसियान के साथ संबंधों को ज्यादा प्राथमिकता तो देते हैं, लेकिन जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ वो उतनी प्रगाढ़ता नहीं दिखा पाते हैं जितना वो आसियान देशों के साथ अपने संबंधों को विकसित करने की ओर देते हैं। तीसरा, मित्रवत संबंधों को तरजीह देते हैं, जिसमें जैसे कि म्यांमार के सैनिक शासन के साथ भी वो अपने संबंधों को वहां पर विकसित करना शुरू करते हैं और यहां पर कुछ देशों के साथ वो MFN नीति का भी पालन करते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत की जो पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, वो आर्थिक दृष्टिकोण से ज्यादा वहां पर महत्वपूर्ण थी, आर्थिक संबंधों को ज्यादा महत्वपूर्ण दे रहे थे, मित्रवत संबंधों को प्रगाढ़ करना चाह रहे थे और उनकी लुक ईस्ट पॉलिसी इसी के लिए थी। लेकिन एक्ट ईस्ट पॉलिसी बदलती है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियां जब बदलती हैं तो वहां पर रणनीति भी बदल जाती है, परिस्थितियां फिर से बदलती हैं। चीन अब तक विश्व की एक बहुत बड़ी महाशक्ति बन जाता है सैनिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर, और इसके दूसरा उसकी विस्तारवादी नीतियां, एक साम्राज्यवादी नीतियां उसकी देखने को मिलती हैं। दक्षिण चीन सागर पर उसका एक कैसे दबावकारी नीतियां नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करता है और इसके कारण भारत ने अपनी जो पॉलिसीज थी वो 2014 के बाद उसने परिवर्तित की, 2010 के बाद उसमें चीज़ें परिवर्तन देखने को मिलती है और वहां पर देख लेते हैं लुक ईस्ट पॉलिसी को परिवर्तित करके अगली सरकार के द्वारा एक्ट ईस्ट पॉलिसी कह दिया जाता है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में क्या था, तो इसमें कुछ ऐसे काम किए गए जो कि लुक ईस्ट पॉलिसी में पहले नहीं थे। क्या
नीतियों में सार्थिक, आर्थिक और सामरिक नीतियों का एकीकरण किया गया। अर्थात किसी भी देश के साथ जो संबंध स्थापित किए जा रहे थे वो ना तो सिर्फ आर्थिक थे बल्कि उनके साथ साथ सामरिक संबंधों को भी प्रगाढ़ता दी जा रही थी। अर्थात एक तरफ उनके साथ रक्षा के भी समझौते किए जा रहे थे, दूसरी तरफ व्यापार के भी समझौते किए जा रहे थे। अर्थात उनकी जो पॉलिसीज थी वो अलग अलग अब नहीं थी। अब आर्थिक और सामरिक आयाम दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू के तहत यहां पर एक्ट ईस्ट पॉलिसी में लेकर चलने से भारत ने शुरू किया। यहां पर दक्षिण एशियन कंट्री के साथ ही नहीं बल्कि पूर्वी एशिया देशों पर भी उन्होंने अधिक ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। वहां पर अलग अलग देशों के साथ उन्होंने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों तरीकों के संबंधों को विकसित करना शुरू किया और इसके कारण ताकि वहां पर दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर में जो चीन की एक बढ़ती प्रभुसत्ता थी, एक साम्राज्यवादी जो नीति थी, उस पर वो नियंत्रण स्थापित कर सके। क्योंकि भारत खुद यहां पर हिंद महासागर में अपनी पकड़ को मजबूत रखना चाहता था और अपने आप को एशिया की महाशक्ति वहां पर बनाना चाहता था। तीसरा, नियमन व नियंत्रण को तरजीह देने लगा। जहां पर वो पहले एक मित्रवत भाव की भावना के तहत कार्य कर रहा था, अब वो वहां पर इस क्षेत्र में नियमन और नियंत्रण को प्राथमिकता देना शुरू करता है। वो एकाधिकार का विरोध करता है और शक्ति संतुलन की यहां पर बात करना शुरू कर देता है कि यहां पर किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, यहां पर सभी का समान अधिकार होगा। किसी के कोई पर्टिकुलर क्षेत्र पर, उसकी प्रभुसत्ता पर, वहां पर कोई भी यहां पर संप्रभुता पर कोई वहां पर सवालिया निशान खड़ा नहीं करेगा और यदि ऐसा करता है तो वहां पर उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। सब वहां पर साथ होकर चाइना के विरुद्ध खड़े हो रहे थे और व्यापारिक स्थितियों को प्राथमिकता देते हुए लेकिन अपने अपने क्षेत्रों को भी वहां पर वो मजबूत करना चाहता था। तो इसलिए भारत यहां पर नियमन और नियंत्रण को तरजीह देने लगता है इस क्षेत्र में, साथ ही एकाधिकार का विरोध व शक्ति के संतुलन का प्रयास करता है। भारत कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक नेतृत्व की भूमिका देखना शुरू करता है कि एशियन क्षेत्रों में वो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए अपनी पॉलिसीज में एक्ट ईस्ट पॉलिसी को तब्दील लेकर आता है। इसके अतिरिक्त उसने कई सारे कार्यक्रम भी यहां पर शुरू किए जो कि वो पहले नहीं करता था, जैसे कि नौसैनिक युद्धाभ्यास बड़े स्तर पर ऑर्गेनाइज किए जाने लगे। 2+2 वार्ता अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ प्रारंभ की। नए रक्षा संबंध विकसित किए, जैसे कि जापान के साथ भारत का कोई रक्षा संबंध नहीं था लेकिन उसने जापान के साथ बहुत अच्छे संबंध विकसित किए। आर्थिक और रक्षा दोनों ही संबंधों को उन्होंने विकसित किए हैं। क्वाड की परिकल्पना विकसित की है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान को उन्होंने सम्मिलित किया है। FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कई सारे डील उन्होंने साइन किए और साथ साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जैसे समझौते भी किए हैं। तो भारत को अगर हम देखें तो लुक ईस्ट पॉलिसी जहां पर देखी जाए तो एक पर्टिकुलर कुछ सीमित क्षेत्रों पर ही दिखाई देती है, वहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी अपने आप में कई सारे विस्तारित स्थितियों को लेते हुए इसमें समाहित करती है और कहीं ज्यादा ये आर्थिक और सामरिक एकीकरण की पॉलिसी थी जिसमें रक्षा संबंधों को भी प्राथमिकता दिखती है, शक्ति संतुलन को भी प्राथमिकता देती है, आर्थिक स्थितियों को प्रगाढ़ता देती है और नए संबंधों को भी वहां पर समाहित करती है। और सिर्फ करती नहीं है, वहां पर पूरी तरीके से एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए अगर देखा जाए तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत यहां पर किसी का पिछलग्गू नहीं बनना था बल्कि भारत को एशिया का एक महाशक्ति बनने के लिए उन्होंने अपने आप को एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बहुत ज्यादा यहां पर कह सकते हैं कि उत्सुक दिखाया है, बहुत ज्यादा सक्रिय करते हुए यहां पर आपको देखा जा सकता है। तो पॉलिसीज अगर हम देखें, जो पूर्वोन्मुखी जो पूरी नीति है वो अपने आप में भारत की विदेश नीति में समय, स्थितियां, परिस्थितियों के अनुसार हुए परिवर्तनों के अनुरूप उसमें नित्य नए चीज़ों को वो समाहित करता चला गया है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर पूर्वोन्मुखी नीति को समझ लिया है। पूर्वोन्मुखी के उद्भव से लेकर के उसके साथ साथ तात्पर्यों को, आर्थिक और सामरिक स्थितियों और लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट पॉलिसी में किस तरीके से परिवर्तन हुए, उन सारी चीज़ों को आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। एक दो बार इसे देख लेना है, नोट करने के संदर्भ में आपसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आप देखते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए साइड हो गया हूँ। दूसरा यहाँ पर ये एक पेजेस था, इसको भी आप स्क्रीनशॉट इसकी ले सकते हैं, इसको नोट डाउन करना है कर लीजिएगा। और तीसरा यहाँ पर इस पेज को देख लीजिएगा, ये सारे टॉपिक आपको करने हैं, ठीक है। तो अब ये तो बात हो गई, अब इसको यहाँ पर अपने स्तर पर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा और स्टडी कर लीजिएगा।